नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, आज मैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति को प्रभावित किया और समाज को प्रभावित किया। उस शख्सियत का नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय फलक पर कई दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे। आज हम उनके व्यक्तित्व पर, उनके संघर्ष पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल साहब। जॉर्ज साहब के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं आज की राजनीति के संदर्भ में, और उस समय की राजनीति को भी अगर हम देखें तो व्यक्तित्व जो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो एक छवि रही है कद्दावर नेता की, उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद संतोष जी। आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है। जॉर्ज साहब और उनकी राजनीति न सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए मायने रखता है, बल्कि ये उनके व्यक्तित्व से हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम सीख सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व उन पहलुओं से भरा हुआ है जिस पर यदि हम नजर डालें तो न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष उसकी राजनीति को उनके व्यक्तित्व से काफी कुछ शिक्षा मिल सकती है। पहली बात, जॉर्ज साहब की राजनीतिक यात्रा यदि उनके संसदीय जीवन की बात करें तो 1967 1967 में पहली बार वो लोकसभा गए थे। उन्होंने दक्षिणी बॉम्बे से एसके पाटिल, जो उस समय एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस को, उनको जॉर्ज साहब ने हराया था दक्षिणी बॉम्बे से 1967 में। और वो दिन था 23 फरवरी का, उस दिन वो जीत कर गए थे। तो ये उनकी पहली एंट्री थी संसद में। और दोबारा 1977 में जब इमरजेंसी लगा था तो जॉर्ज साहब गिरफ्तार किए गए थे और जॉर्ज साहब तिहाड़ जेल में रखे गए थे। तो जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं उस समय लंगट सिंह कॉलेज का छात्र था। मुझे अभी भी याद है उनकी हथकड़ी और बेरियां लगी हुई तस्वीरें। जो साइकिल होते हैं ना, जैसे कपड़े बेचने वाले या छोटे छोटे जो साइकिल रिक्शा, जो बक्सा वाला रिक्शा होता है, रिक्शे के बाहर उनकी तस्वीर लगी होती थी और वो पूरे मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में घूमता था। और हमें याद है, हम सभी लोग एक तरह से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दीवाने थे। हमें उतना समझ में तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम सब लोग कहते चलते थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये था जॉर्ज साहब का बिना देखे हुए उनसे प्रभाव था हमारे समाज पर। और आपको याद होगा उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नीतीश्वर प्रसाद सिंह को उन्होंने 3.5 लाख वोट के आसपास से हराया था। तो ये थी जॉर्ज साहब की पहली एंट्री मुजफ्फरपुर से 77 में। इससे आगे यदि जॉर्ज साहब के राजनीतिक जीवन को हम परिभाषित करने लगे तो इससे एक चीज, कई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉर्ज साहब का जो समाजवाद था, चूंकि उनका कोई कास्ट का बैकिंग नहीं था, क्रिश्चियन थे वो, एक समय वो पादरी भी थे, तो उनको कास्ट की बैकिंग नहीं थी। जो बोलते हैं ना कि आपको कास्ट के वोट का आधार, जो कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके उनके पास एक वैचारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो थी, लेकिन जातिगत कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। तो वैचारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो वो 1977 में भी जीत गए, 1971 में भी जीत गए। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने रियलाइज किया, इस मजबूरी को देखा और इस बहुत बड़ी रियलिटी को उन्होंने रियलाइज किया कि इस कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या करें? या फिर कैसे ये जो हिंदू समाज है, जो बिना जाति के आगे बढ़ नहीं सकता, इसका समर्थन लिए बिना आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसकी सबसे पहला उनका सामना हुआ 1978 में, जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर आरक्षण जब लाए थे, तो उस समय जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर में आए हुए थे और एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। तो जॉर्ज साहब का मानना था कि एक बहुत छोटा-सा वर्ग है जो आरक्षण के सख्त खिलाफ था और इन लोगों को वो मानते थे कि ये लोग
संघ के विचारधारा से प्रेरित हैं। हालांकि 77 का चुनाव वो जीते थे, उसमें संघ का घटक जनसंघ उसमें शामिल था। खैर, तो जॉर्ज साहब जब आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया बिहार में, तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें घेर लिया। कहते हैं कि जॉर्ज साहब के ऊपर थूक भी फेंका लोगों ने और उनको घेर कर उनके गाड़ी पर मुक्का मारने लगे और भद्दी-भद्दी गालियाँ उन्होंने दी कि आप कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री से बर्खास्त कराएँ या फिर उन्हें बोलें ये आरक्षण वाला मुद्दा वापस लें। खैर, तो जॉर्ज साहब हिले नहीं और उन्होंने उस विरोध को झेला। लेकिन जॉर्ज साहब की आप जीवनी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जॉर्ज साहब ने समय के साथ जो जो जमीनी हकीकत थी उसको रियलाइज किया। इसमें 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट वाक़ये हैं। एक और हुआ था जॉर्ज साहब जब इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे, उद्योग मंत्री, तो जॉर्ज साहब ने देखा उनका दिमाग बराबर से समाजवाद का था। उनका मानना था कि जो बड़े घराने हैं या वैसे उद्योग जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से आगे आ सकते हैं, ये उद्योग को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लाइसेंस छोटी चीज़ जैसे मान लें साबुन बनाना है, अ अ, कंघी बनाना है या फिर इस प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, इनको बनाने का लाइसेंस ही बड़ी कंपनी को नहीं देना चाहिए। ये जॉर्ज साहब की सोच थी और वो जब भारत के उद्योग मंत्री थे, तो ये उन्हीं की सोच थी जो आज देखते हैं, जैसे मुज़फ्फरपुर में आप देखते होंगे जिला उद्योग केंद्र। जॉर्ज साहब ने पूरे देश में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की। उसके पीछे उनका मंशा था कि जो निचले स्तर पर जिले हैं, वहाँ छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब वहाँ जिला उद्योग केंद्र होंगे और उसके माध्यम से कुटीर उद्योगों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे और जो छोटा या फिर जो आम जरूरत की चीजें हैं, उसके लाइसेंस को बिल्कुल ही वो बड़ी कंपनियों को देने के खिलाफ थे। उस समय बड़ी कंपनियों से ताल्लुक था, टाटा या बिरला की बात करें। तो ये थे जॉर्ज साहब। लेकिन आप देखेंगे कि और आपको शायद याद हो 1977 में उन्होंने कोका कोला और फैंटा वाली कंपनी को भारत में बैन कर दिया था, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और 77 में जो भारत से बना हुआ कोल्ड ड्रिंक जिसे उसमें नाम भी डाला गया था डबल सेवन, आपको शायद याद हो, हमें याद है। डबल सेवन के नाम से चला था। उस 77 को परिभाषित करने के लिए 1977 की जो राजनीतिक जीत हुई थी, इंदिरा गांधी की हार हुई थी, उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने डबल सेवन का जो ऑरेंज फ्लेवर का या कोक फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक भी हिंदुस्तान में आया था। तो ये थे जॉर्ज साहब। लेकिन कालांतर में जब फिर एक तो कर्पूरी ठाकुर के समय उन्हें परेशानी हुई और दोबारा जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो लालू यादव जिस प्रकार से सरकार चलाते थे, कहीं न कहीं वो व्यक्तित्व की वो बोलते हैं ना कि क्लैशेस ऑफ द पर्सनैलिटीज़। 1991 का लोकसभा चुनाव मुझे याद है, मुज़फ्फरपुर में लालू जी आए थे और जॉर्ज साहब रघुनाथ पांडे जी के खिलाफ चुनाव में खड़े थे। तो जॉर्ज साहब 1-2 दिन के लिए चूँकि बड़े नेता थे, सब जगह से उनके डिमांड आती थी, वो साउथ में कहीं प्रचार के लिए चले गए। यहाँ उनका चुनाव था मुज़फ्फरपुर में। तो सर्किट हाउस में लालू यादव से जॉर्ज साहब जब सामने हुए, तो लालू यादव ने जॉर्ज साहब को कहा कि अरे जॉर्ज साहब, सो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब जो कहने का उनका स्टाइल था वो हमें अभी भी याद है, वो उनका बिंदास स्टाइल था, लेकिन हर आदमी को पसंद आए कोई ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने लालू यादव ने कहा जॉर्ज साहब से, जॉर्ज साहब ज़्यादा इंटरनेशनल नेता मत बनिए, मुज़फ्फरपुर में पांडे बाबा से आपकी लड़ाई है, इसलिए कहीं और मत जाइए, पांडे बाबा से लड़ाई आसान नहीं है, आप यहीं रहिए और यहाँ चुनाव लड़िए। उन्होंने जॉर्ज साहब से कहा। अब ये कहने की बात नहीं कि जॉर्ज साहब को निश्चित रूप से ये स्टाइल पसंद नहीं आया होगा, मन में रही होगी और करते-करते 1993-94 का समय आया। 94 में बिहार से 14 सांसदों को लेकर जॉर्ज साहब लालू जी की पार्टी से अलग हो गए और फिर आगे एक रास्ता चल पड़ा, समता पार्टी बनी। उन्होंने बहुत कोशिश किया जॉर्ज साहब ने कि समता पार्टी जो उन्होंने बनाया था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास गए कि उनका समर्थन मिले। मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, हम लालू यादव को नहीं छोड़ेंगे। कम्युनिस्ट लोगों के पास गए, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, लालू यादव का जो गठबंधन है, वो हमें सूट करता है, कमजोर वर्गों का है, हम इसके खिलाफ नहीं जाएँगे। तो जॉर्ज साहब
चलते-चलते एक समय आया, वो जिस दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ थे, उस भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, यहाँ तक कि उसके एक संयोजक भी बने और बाद में उसी जातीय राजनीति संसद में पहुँचने की मजबूरी के कारण कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार से उनका जुड़ाव हुआ, उसमें नालंदा की सीट जो कुर्मी बहुल सीट कहा जाता है, वहाँ से नीतीश कुमार के सहारे वो संसद पहुँचते रहे और बदले में उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीति के क्षेत्र में मजबूती से स्थापित किया। तो इस प्रकार से यदि चलें तो आपको दिखेगा कि जॉर्ज साहब की राजनीति जो एक विचारों की कंस्टिट्यूएंसी थी, उन विचारों की कंस्टिट्यूएंसी से किस प्रकार धीरे-धीरे करके परिवर्तित होती हुई जातिगत कंस्टिट्यूएंसी की एक तरह से उसके बैसाखियों के सहारे उनकी राजनीति बदलती चली गई। तो जॉर्ज साहब की राजनीति से ये ज़रूर आप सीख सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने जो समझा है। मुजफ्फरपुर कैसे आए पहली बार? वो तो मुंबई के रहने वाले थे शायद महाराष्ट्र के। हाँ, हाँ। यहाँ मुजफ्फरपुर आने का क्या उनका ये रहा है? मुज़फ़्फ़र चूँकि उस समय जयप्रकाश जी मुशहरी आए हुए थे और उस समय जो नक्सल आंदोलन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, ख़ास करके जो ज़मींदारों के खिलाफ बिहार में। तो जयप्रकाश जी आए और मुशहरी में रजवाड़ा इलाका सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस इलाके में जयप्रकाश जी का प्रवास हुआ था। तो मुज़फ़्फ़रपुर से किसको चुनाव लड़ाया जाए 77 में, इसकी चर्चाएँ चल रही थी। उसमें यदि आप मिले अभी भी उसमें एक सचिदा बाबू हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और बहुत पुराने करीबन 90 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं। मेरी कुछ बार उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ बैठने का अवसर भी मिला मुझे। तो वो बताते हैं कि उस समय जॉर्ज साहब को मुज़फ़्फ़रपुर आने के लिए कोई ऐसी गंभीर योजना पहले नहीं थी, लेकिन बाद के समय में सब लोगों ने रियलाइज़ किया क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर में पहले भी अशोक मेहता जी चुनाव लड़ चुके थे और मुज़फ़्फ़रपुर संसदीय क्षेत्र माना जाता था कि ये एक जो सामंती विचारधारा के खिलाफ मिजाज का क्षेत्र था मुज़फ़्फ़रपुर। क्योंकि यदि आप याद करिए जब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जब आए थे, तो उन्होंने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका केंद्र बिंदु यही मुज़फ़्फ़रपुर हुआ करता था। बाद में जब अशोक मेहता सामने आए और फिर खुदीराम बोस का समय याद करिए, तो एक तरफ तो जमींदार और सामंती वर्ग ज़रूर थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसी समय समानांतर रूप में उस सामंतवाद के खिलाफ एक समाजवाद भी यहाँ चलता रहा और ये समाजवाद और सामंतवाद की जो वैचारिक संघर्ष मुजफ्फरपुर में या उत्तर बिहार में हुआ, दक्षिण बिहार और यहाँ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यदि आप देखें मध्य बिहार, नालंदा, जहानाबाद वगैरह के इलाकों में देखेंगे, तो सामंतों में और जो समाजवादी धारा के लोगों में जो टकराहट हुई, तो यहाँ वैचारिक टकराहट तक सीमित रहा। साथ उठते-बैठते ल रहे, लेकिन विचारों में जो डिफरेंस होता था, उसको लोग एक-दूसरे के सामने प्रकट करते थे। ये हिंसा में नहीं बदलती थी। दक्षिण बिहार में जाएँ या मध्य बिहार में जाएँ, तो वहाँ यही जातीय संघर्ष का रूप ले लेती थी। तो एक बहुत बड़ी ये एक फ़र्क है गंगा के इस पार की राजनीति और गंगा के उस पार की राजनीति में। गंगा के उत्तर वाली राजनीति में विचारों में फ़र्क, सामंती विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में बहुत साफ-साफ दिखता था और काफ़ी मजबूती से दोनों के दोनों अपना जो ज़मीन है छोड़ने को नहीं तैयार होते थे, लेकिन कभी ये खूनी संघर्ष में नहीं बदला। दक्षिण में आप देखेंगे, चाहे वो जहानाबाद हो या फिर नालंदा के आस-पास के इलाके हों, वहाँ सबों ने अपनी-अपनी सेना बना ली, जो कि हाल-हाल तक आपने सुना होगा, गाँव के गाँव जला दिए गए। एक सेना ने दूसरे जाति के लोगों को दर्जनों के हिसाब से मारा और ये चीज़ चलती थी, लेकिन इस बार नहीं चली। तो उसी समाजवाद की धारा के अंतर्गत जॉर्ज साहब आए और फिर जॉर्ज साहब एक तरह से यहीं के होकर रह गए, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती रहीं, उनके राजनीतिक रास्ते भी बदलते गए और बड़ा ही रोचक है। जी। मुजफ्फरपुर ने जॉर्ज फर्नांडिस को प्यार दिया, लेकिन उन्हें जी। अपमानित भी यहीं होना पड़ा। एक बार कुढ़नी में भी घटना हुई थी। कई बार उन्हें हुँ, अपमानित हुँ। किया गया।
अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय में। कुछ और प्रसंग है जिसको हम हाँ, चाहते हैं कि हमारे दर्शक जानें? मैं बताऊँ, एक तो पहले 1980 में मैं जॉर्ज साहब का पोलिंग एजेंट था। रामबाग में स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है। 1980 में मैं उस समय बीएससी का छात्र था लंगट सिंह महाविद्यालय में। तो उनका मैं पोलिंग एजेंट था वहाँ। चलिए, वो एक उत्साह था। जॉर्ज साहब लोकदल के उस समय कैंडिडेट थे और उनके सामने थे दिग्विजय नारायण सिंह चक्रहल्दर वाली जनता पार्टी से। जॉर्ज साहब चुनाव जीत गए। जॉर्ज साहब से एक बात थी कि मैंने तो सुना नहीं था, लेकिन हमने लोगों से सुना कि जॉर्ज साहब ने कहा है कि मुजफ्फरपुर को मिनी बॉम्बे बनाएँगे। तो उनके भाषण में मैंने नहीं सुना, लेकिन आम चर्चा में ये बात चलती थी कि जॉर्ज साहब ने कहा है कि मुजफ्फरपुर को मिनी बॉम्बे बनाएँगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनको एक चिट्ठी लिख डाला कि सर, आप कहते हैं मिनी बॉम्बे बनाएँगे, हमें मिनी बॉम्बे मुजफ्फरपुर को क्यों बनाना? जो मुजफ्फरपुर है इसको ही विकसित करिए ना, मिनी बॉम्बे क्यों बोलते हैं? बॉम्बे से सामने डाल के क्यों हम दोयम दर्जे का बॉम्बे क्यों बनना? हमारा मुजफ्फरपुर अपने आप में अच्छा बने। तो उनका पत्र मेरे पास आया और इस पत्र की शायद एक आध बार प्रभात खबर में एक प्रति छपी भी थी इसकी कॉपी। उसमें उन्होंने मुझे पत्र लिखा और वो पत्र अभी भी मेरे पास है, 1980 की बात। तो जॉर्ज साहब ने लिखा कि देखिए, सो मैंने मुजफ्फरपुर को मिनी बम्बई बनाने की बात नहीं कही और चूँकि मैं एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो पूरे देश के लोगों की अपेक्षाएँ हमारे से जुड़ी होती हैं। मैंने ये भी लिखा था कि आप मुज़फ्फरपुर कम आते हैं, तो उन्होंने लिखा कि पूरा देश ही मेरा कार्यक्षेत्र बन जाता है, उसी हिसाब से मुज़फ्फरपुर को शायद कुछ कम समय दे पाता हूँ, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने मुज़फ्फरपुर को कभी भी मिनी बम्बई बनाने की बात नहीं कही। ये उनकी चिट्ठी आई। तो एक जॉर्ज साहब की ये एक बतलाता है कि मैं तो कोई बहुत कहीं से भी नोटिस लेने लायक भी एक सिंपल एक विद्यार्थी था, एक पोलिंग एजेंट का क्या महत्व है? लेकिन मैंने उनको चिट्ठी भेजा 1980 में, उन्होंने मुझे पत्र का जवाब भेजा। उनके उनकी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास अभी भी है। तो ये बतलाता है उनके व्यक्तित्व को कि किस प्रकार से वो अपने लोगों से जुड़े हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, जॉर्ज साहब की एक बात जो उन पर अटैक हुआ था जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कुढ़नी में, वो अटैक हुआ था 17 जुलाई 1994 को। जॉर्ज साहब के जो जनता दल उस समय थी, उसके जो 14 सांसदों का एक अलग समूह बन गया था और उस समूह को लोकसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी गई थी। उसके बाद जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर आ रहे थे। उसमें फकुली एक जगह है, जो मुजफ्फरपुर से निकलेंगे तो फकुली चौराहे के पास। अब वो नेता रहे नहीं, उसमें कई लोगों पर एफआईआर हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के जनता दल के अध्यक्ष जगदीश राय जी पर भी केस हुआ और उसमें मुख्य रूप से भूमिका मानी गई थी परमेश्वर यादव जी, जो राजद के नेता थे, अब नहीं रहे हमारे बीच। इन लोगों ने बहुत सालों तक उस केस को लड़ा और इन लोगों पर नामजद केस किया गया था। तो वहाँ जॉर्ज साहब के साथ उस एम्बेसडर कार में पूर्व उप मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब भी थे। तो स्वाभाविक है, जॉर्ज साहब पर ऐसा हमला, जानलेवा हमला करके लोगों ने प्रचारित किया, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन एक राजनीतिक विरोध का एक जो ज़रिया होता है, गाड़ी रोक ली गई, काले झंडे दिखाए गए, खिलाफ में नारे लगे, ये तो होता ही है, राजनीति में ऐसे विरोध होता ही है। यही हुआ था, उसको ज़्यादा कह के प्रचारित, जो मीडिया में ज़्यादा प्रचारित किया गया कि जॉर्ज साहब पर जानलेवा हमला किया गया था और दुनिया के अखबारों में उसी ढंग से इसे छापा भी गया और केस भी वैसे ही हुआ। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई यही था कि राजनीतिक विरोध निश्चित रूप से हुआ था, रोषपूर्ण रूप में लोगों ने विरोध किया और लालू जी के आह्वान पे हुआ था, ऐसा जो अंदर की जानकारी जाती है कि लालू जी के उनके इशारे पे हुआ था। तो ये फकुली में मुज़फ्फरपुर हुआ में था और हाँ। जी, जी कंप्लीट करिए। अ, हाँ, वो था आपको मैं 1994 में। जॉर्ज साहब के साथ एक और दिक्कत आई थी जब 1996, क्योंकि 1991 में वो पांडे जी को हरा कर जीते थे चुनाव। 96 में जब जब दोबारा जब चुनाव लड़ने का वक़्त आया,
तो 96 में जॉर्ज साहब ने देखा कि शायद वो तब तक वो समता पार्टी बना चुके थे और समता पार्टी के नेता थे नीतीश कुमार के साथ, अध्यक्ष थे वो। तो उन्होंने देखा कि मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 91 में वो लालू यादव के सहारे जीते थे, उनकी पार्टी से जीते थे। 96 में उसी लालू यादव की पार्टी से उनको लड़ना था। तो मुजफ्फरपुर से उन्होंने समझा कि उनके लिए जो समाजवादी धारा के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब, पिछड़े और समाजवादी लोग हैं, ये उनके साथ नहीं खड़े होंगे। उनसे उनको उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जॉर्ज साहब ने उस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज किया और तब वो नालंदा चले गए नीतीश जी के सहारे। और तब वो वहां से जीते, एनडीए के कैंडिडेट बन के वहां से जीते। तब उन्होंने मुजफ्फरपुर छोड़ा 96 और 98, 99 3 बार उधर से जीत कर गए, नालंदा से जीत कर गए। मुजफ्फरपुर से और ये 5 बार हाँ, जीता था ना उन्होंने? मुजफ्फरपुर से सबसे पहली बार 77 में जीते जनता पार्टी से, किसको 1980 हराकर? में जीते वो नीतीश्वर प्रसाद सिंह, जो जी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और 80 में जो वो चुनाव जीते, तो वो मध्यावधि चुनाव हुआ था क्योंकि सरकार गिर गई थी दिल्ली में, चरण सिंह, मोरारजी देसाई की सरकार। तो उस बार चरण सिंह की पार्टी से वो लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से जीते। और 80 के बाद फिर 89 में जो जो 1984 का जो चुनाव हुआ था, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उस चुनाव में जॉर्ज साहब ने मुजफ्फरपुर से लड़ना मुनासिब नहीं समझा, यहां से दूर चले गए वो, और वो साउथ में चले गए, वहां से वो चुनाव हार गए। फिर 89 में जॉर्ज साहब वापस आए और जनता दल के कैंडिडेट थे। ये विश्वनाथ सिंह की पार्टी जो जनता दल बनी थी, चक्र छाप जो बनी थी, तब लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। 89 में जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर आए और उसमें उनका सामना हुआ कांग्रेस के एलपी शाही से। और एलपी शाही के चुनाव में 84 में एलपी शाही जीते थे। तो जॉर्ज साहब जब आए तो पहले तो उन्होंने किया कि जो चौक चौक पर जो उनका भाषण होता था, मुझे याद है भगवानपुर चौक में उनकी आदत थी, जैसे रिक्शे पे चढ़ गए या कोई ठेले वाला है, ठेले पे चढ़ गए और भाषण देना शुरू करते थे, डर उनको बिल्कुल नहीं लगता था। तो 1984 के चुनाव में कुछ घटनाएं हुई थी यहाँ मीनापुर में, जिसमें कहा जाता है कि हेमंत शाही जी थे, तो वो कहीं कहीं पहुंचते थे और उन्होंने जो 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 इलेक्शन वायलेंस में हेमंत शाही जी का नाम आया था उस समय, दमकीपा के खिलाफ में। तो जॉर्ज साहब चौक चौक पर आते थे, यहाँ भगवानपुर चौक पर भाषण दे रहे थे और एक तरह से ललकारने वाली भाषा में वो कहते थे कि भाई, आप लोगों में से कोई होंगे तो शाही जी को बता दीजिएगा कि फेयर इलेक्शन लड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ भी अनफेयर ढंग से लड़ना चाहेंगे तो मुझ में इतनी शक्ति है कि आप समय तय करिए, हथियार तय करिए और जगह तय करिए, मैं हर ढंग से आपसे लड़ने को तैयार हूँ। तो इस अच्छा, प्रकार से जॉर्ज वो साहब ये भी ललकारते थे। जॉर्ज साहब का बयान? बिल्कुल, हाँ, मैंने सुना हुआ है। ये क्या मुजफ्फरपुर है में आकर के भगवानपुर, बाहरी आदमी अगर इस तरह बोले तो एक बड़ी बात है। मैंने जीवन वाला खुद नेता मुजफ्फरपुर होगा। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक पर जो कोने पर जहाँ होटल वगैरह खुला है, वहां कोने में एक उस समय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे साइंस को लेकर, शिव प्रताप सिंह जी, वो उस मीटिंग में उनके साथ थे। जॉर्ज साहब बोल रहे थे, मैं छोटा था, मैं डर रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस आदमी को डर नहीं लगा। उसने कहा और भी बहुत सी बात बोली जो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहता हूँ। तो जॉर्ज साहब वो निर्भीक व्यक्ति तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी, उनकी वाणी में ओज था, ये बात था उनके। तो उन्होंने 89 में एलपी शाही जी को हराया और उसके 2 साल बाद, उस समय लालू जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, संभवतः जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे शायद। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद 91 में फिर चुनाव हुआ। आपको याद होगा 89 में जब चुनाव हुआ था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और उनके बाद फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उसी दौरान बाबरी मस्जिद का सारा मसला चला था, जब मंडल कमीशन के सिफारिशें लागू हुई और अडवाणी जी निकल पड़े थे रथ यात्रा लेकर, तो सरकार गिर गई थी, चंद्रशेखर की सरकार। तब 91 में पुनः चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें जॉर्ज साहब लड़े यहाँ से
तो फिर वो जनता दल के उम्मीदवार थे और इस बार उनके सामने श्री रघुनाथ पांडे जी थे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। ये लड़ाई जी। काफी संघर्षपूर्ण था, काफी संघर्षपूर्ण था और इस लड़ाई में कोई कह नहीं सकता था कि कौन जीतेगा और मुझे लगता है कि जॉर्ज साहब की जो 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 उनके जो तेवर थे, उसको हम लोगों ने देखा उस तेवर में जो शाही जी के खिलाफ जो तेवर था, वो तेवर उनको पांडे जी के खिलाफ लड़ने में वो मुझे मुझे अच्छी तरह से याद है। चुनाव के प्रति वो गंभीर ज़रूर थे, लेकिन वो वाणी का संयम था इस दफ़ा, ये हमने देखा और उनको इस बात का एहसास था कि पांडे जी से लड़ाई आसान नहीं थी। लेकिन मुजफ्फरपुर वो के चुनाव मुजफ्फरपुर के विकास में हाँ, उनके अहम योगदान क्या-क्या है? हाँ। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए यदि आप आएँगे तो आपको जैसा हमने पहले कहा जिला उद्योग केंद्र की बात मैंने कही थी। तो उन्हें लगा कि मुजफ्फरपुर जैसा एक जिला जो कि उत्तर बिहार का काफ़ी इम्पोर्टेंट जिला है, उनको लगा कि यहाँ जब तक उद्योग नहीं बढ़ाए जाएँगे और यहाँ कुटीर उद्योग नहीं बढ़ेंगे, यहाँ उन्होंने देखा कि एक तरह से जो इलेक्ट्रिफ़िकेशन था, वो 1/3 से भी कम था। तो उन्होंने सोचते हुए पहले कांटी थर्मल पावर को स्थापित करवाया कि बिजली के लिए मुजफ्फरपुर को, उत्तर बिहार को किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार से कह के ज़मीन दिलवाई और उसमें ये बात लिखवाई कि यहाँ जो विस्थापित हुए हैं ज़मीन से, कांटी थर्मल पावर में नौकरी मिलेगी तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांटी थर्मल पहले उन्होंने लगवाया। दूसरा उन्होंने आपको याद होगा आईडीपीएल जिला उद्योग केंद्र बनवाया और आईडीपीएल की स्थापना की। बेला औद्योगिक क्षेत्र जो देखता है ये जॉर्ज साहब की देन है कि मुजफ्फरपुर में उद्योग का जाल बिछेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ऑफिस वगैरह देखते हैं ये सब उनके समय में ये सब विकसित हुआ और अंत में मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन का बहुत बड़ा केंद्र, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में था, पटना में नहीं था। तो जॉर्ज साहब ये सब लाए कि संचार के माध्यम से कैसे मुजफ्फरपुर बाकी बटलर जगहों से बटलर का जुड़े। की भी बटलर का निर्माण भी शायद उन्हीं के रीजन में हुआ था। नहीं, बटलर तो था, भारत वैगन जो बना वो उनके समय में हुआ। ये सब मैं बात कर अच्छा। रहा हूँ आपको 77 में जब जॉर्ज साहब मंत्री बने थे उस समय में ये सारी चीजें हो गई। 3 साल के समय में उन्होंने 77 से 80 के बीच वाले समय में ये सब कर दिया उन्होंने। बाद में तो भी और भी चीजें हुई लेकिन मुझे लगता है कि अब तक पहले आम चुनाव से लेकर अब तक जितने मुजफ्फरपुर हम्म, में सांसद हुए, सबसे अधिक हम्म, मुजफ्फरपुर को जॉर्ज फर्नांडिस ने ही दिया है, जो कुछ भी दिया है, एकदम सबसे अधिक। एकदम इसमें कोई संशय नहीं। मुझे लगता है कि जॉर्ज साहब के बाद मुजफ्फरपुर को कोई सांसद ऐसा मिला ही नहीं जिस पर आप कभी ये कह सके कि मुजफ्फरपुर का नाम ऊपर उठा सके। हालांकि यहाँ से ऐसे भी सांसद हुए जो मंत्री रहे, लेकिन कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए हूं ऐसा नहीं लगा। जॉर्ज साहब जी। ने जो इम्पैक्ट मुजफ्फरपुर के सांसद रहते छोड़ा, उसका जोड़ा आज तक नहीं लग पाया। अच्छा, थोड़ा-सा हटकर सवाल मैं कर रहा हूँ। जी। अपने राजनीतिक करियर के अंतिम समय में नीतीश हम्म। कुमार के साथ उनका संबंध थोड़ा-सा मनमुटाव भरा रहा है। वजह क्या थी? उसमें मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ था कि 1999 में जो चुनाव हुआ नालंदा का और बाढ़ का, बाढ़ से नीतीश कुमार जीते थे और नालंदा से जॉर्ज साहब जीते थे। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार बाढ़ से जो चुनाव जीते थे उसमें उनके जीत का मार्जिन बहुत कम था, 5,000 से कम का था। विजय कृष्ण जी से वो चुनाव जीते थे। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा चलती है कि उसमें शायद विजय कृष्ण जी को पहले ज्यादा वोट थे और बगल में कांति सिंह को कम वोट थे और वशिष्ठ दादा को ज्यादा वोट थे। तो नीतीश जी और लालू जी में बातें हुई और फिर आपसी सहमति से यहाँ नीतीश जी को जितवा दिया लालू जी ने और वहां कांति सिंह जी को जितवा लिया। अब इस कितना सत्य है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात चली। और आप देखेंगे कि तुरंत उसके बाद नीतीश कुमार जी ने विजय कृष्ण को लालू जी ने विजय कृष्ण को राज्यसभा भेजा और वशिष्ठ नारायण सिंह जी को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा। तो नीतीश कुमार जी को ये एहसास हुआ कि बाढ़ से अब चुनाव नहीं लड़ सकते। 2004 में उन्होंने जॉर्ज साहब से कहा कि आप बाढ़ से चुनाव लड़िए, मैं नालंदा से लड़ूंगा। तब जॉर्ज साहब ने देखा कि बाढ़ से भाई आप नहीं जीत पा रहे, हम कहां से जीतेंगे। तो नीतीश कुमार जी के तरफ से हुआ कि आप भाई आप कहां से जीतेंगे, हमारी समस्या नहीं है, हम तो नालंदा से लड़ेंगे।
क्योंकि नालंदा सबसे सेफ कंस्टिट्यूएंसी था। तब जॉर्ज साहब के सामने कुछ उपाय नहीं बचा। 2004 में वो मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ने के लिए आए। इसके पीछे भी कहानी है, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र भी है। 2004 में जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर लड़ने आए। बहुत कठिन लड़ाई थी उनकी, क्योंकि जिन लोगों ने बराबर उन्हें समर्थन दिया था, उनके खिलाफ लड़ना था। जिन सामंती शक्तियों के खिलाफ वो बोलते थे, इस दफा उनके कंधों पर चुनाव लड़ने आए थे। जहां तक हम लोगों की जानकारी है, वो चुनाव तो जीत गए, कम मार्जिन से जीते, वो भगवान लाल साहनी जी से चुनाव जीते थे। फिर 2009 में जॉर्ज साहब, उस समय अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसमें लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज से वो ग्रसित थे, और अल्जाइमर में आदमी जल्दी पहचानता भी नहीं है लोगों को। तो आप ध्यान रखिए कि जॉर्ज साहब का जन्म 1930 में हुआ था, और 2009 की यदि बात करें तो उस समय उनकी उम्र थी 79 ईयर्स, 80 वर्ष में 1 वर्ष कम। तो उस चुनाव में नीतीश कुमार जी ने उनसे आग्रह किया था, बल्कि उनसे क्या आग्रह किया था, उनके लोगों से, परिजनों से आग्रह किया था कि आप जॉर्ज साहब को चुनाव नहीं लड़वाइए, और जॉर्ज साहब को चुनाव लड़ने लायक नहीं, उनको हम राज्यसभा भेज देंगे, ये नीतीश कुमार ने वहां कहा। लेकिन जॉर्ज साहब के इर्द गिर्द भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जॉर्ज साहब चुनाव लड़ें, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो उससे उनका अपना कुछ वित्तीय स्वार्थ रहा होगा। लोग कहते हैं कि ऐसे भी लोग थे जिन्हें लगता था कि जॉर्ज साहब चुनाव लड़ेंगे तभी हम लोग चंदा वगैरह ले सकते हैं। तो जॉर्ज साहब को निर्दलीय मुजफ्फरपुर से चुनाव 2009 में लड़वाया गया। नीतीश कुमार जी आए थे, एक मीटिंग थी मनियारी में, मैं भी मंच पे था नीतीश जी के साथ में। वहां नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जॉर्ज साहब पर मैं इस चुनाव में पहली और आखिरी बार इस मंच से सफाई दे देता हूं, आज के बाद इस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने वही कहा, ये जो मैंने अभी बातें आपको कही है, ये नीतीश जी की जुबानी है। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा के लिए उनको कहा, लेकिन वो चुनाव क्यों लड़ने आ गए हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जो हम लोग जानते हैं, इस चुनाव के बाद जॉर्ज साहब पिछले दरवाजे से संसद में जाने का इसके हिमायती नहीं थे। उनका कहना था कि हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। उनका मानना था कि हम चुनाव लड़के संसद में जाएंगे, हम पिछले रास्ते से नहीं जाएंगे। इसलिए राज्यसभा का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। तो आप सोच सकते हैं उनके कि सं ऐसे नेता जी, जी। बदले होते हैं। जी। जया जेटली के साथ उनके संबंधों की चर्चा होती रही है। हाँ, क्या बिल्कुल, था बिल्कुल। दोनों में? अ, देखिए, जॉर्ज साहब का जो जो व्यक्तिगत जीवन रहा, वो एक अलग ढंग का जीवन रहा। उनकी जो जिस ढंग से उन्होंने जिया, भूमिगत रह के भी उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। बड़ौदा डायनामाइट केस शायद आपको अभी भी याद होगा। और शासन की बहुत कुदृष्टि उन पर पड़ी रहती थी, इंदिरा जी की खास करके। और जॉर्ज साहब की महिला मित्र लोग भी हुआ करते थी। जया जेटली का भी नाम उसी में लिया जाता है। एक एयर होस्टेस थी संपा दास, वो भी जॉर्ज साहब की महिला मित्र थी, और इन लोगों से काफी घनिष्ठ संबंध थे। और जया जी को तो बाद में उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष भी बनवाया, और इन लोगों के साथ वो देश विदेश के दौरे पर भी जाते थे। जया जी के पति आईएएस थे, बाद में उनका तलाक भी हुआ। तो जॉर्ज साहब का थोड़ा-सा, वैसे बहुत से राजनीतिज्ञों को आप देखेंगे तो पाएँगे सबकी अपनी-अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है। लेकिन जॉर्ज साहब की व्यक्तिगत ज़िंदगी का ये पहलू रहा कि वो उन्हें सामने उन्होंने किस कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। जया जेटली यदि उनकी महिला मित्र थीं तो थीं, और उनके राजनीतिक निर्णयों में कई दफ़ा साझेदार भी होती थी बाद के समय में। जॉर्ज साहब का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। बिल्कुल। उन्होंने उनकी जो हड़ताल थी, रेलवे यूनियन की हड़ताल ना, हुँ, जिसमें शरीक हाँ, हुए थे, और हाँ, फिर इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के धूर विरोधी रहे हैं। तो थोड़ा इंदिरा गांधी हाँ, से जुड़ा कोई प्रसंग हो, और हड़ताल जो काफ़ी चर्चित, जहाँ से वो नेता के रूप में उभरे, राष्ट्रीय नेता के रूप में, संक्षेप में दोनों चीज़ों को आप वो कुछ टिप्पणी वो करें। रेलवे ट्रेड यूनियन का हड़ताल था। और वो ट्रेड यूनियन का हड़ताल ऐसे कि समझिए कि पूरे बिहार में रेलवे का चक्का जाम हो गया। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा भी नेता हो सकता है, जो कि ऐसा कर सकता है। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी थी, और ये उनकी शक्ति थी। वहाँ जो बॉम्बे में अच्छा, उस समय मझगाँव में जो 1 मिनट हाँ, रुकना चाहूँगा। उस हाँ, समय इंदिरा गांधी हाँ, थी प्रधानमंत्री? हाँ, हाँ,
बिल्कुल उस समय इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री थे। अगर अगर उस समय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते तो इनका क्या हाल होता? नरेंद्र मोदी को अकेले करके नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी की जब भी चर्चा कीजिए तो मोदी और शाह कहा करिए। और मोदी अमित और शाह शाह का, की हाँ जोड़ी, दोनों होते, हाँ हाँ जोड़ी। हाँ, हम्म, तो मोदी और शाह की जोड़ी होती तो फिर इसके बाद कुछ आगे कहने को बचता नहीं है कि क्या होता, क्योंकि जी जिस प्रकार से उदाहरण जो सोशल मीडिया पर अटे पड़े हैं, तो दो में से एक ही चीज होता है, या तो इनकी राजनीति रहती या फिर उनकी राजनीति रहती। इनको जेल में डालकर लेकिन सड़ा ही दिया जाता। जेल में डाल के सड़ाने से सड़ने वाले जीव जॉर्ज साहब नहीं थे। जॉर्ज साहब के समय का जो थोड़ा बहुत आप उनकी आभा आप देखना चाहें तो थोड़ा बहुत सुब्रमण्यम स्वामी में आप देख सकते हैं। किस प्रकार निर्भीक होकर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, आपने शायद उनके इंटरव्यू वगैरह को देखा होगा। जॉर्ज साहब का तो ये हाल था कि संसद में पढ़ते बहुत थे वो। संसद में पहुंच जाते थे, किसी अखबार की कटिंग लेके, अखबार का पेज लेकर पहुंच जाते थे, और जब बोलने लगते थे तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता था कि जॉर्ज साहब इस मुद्दे को कृपया ना उठाएं, अब रहने दें, इससे बहुत परेशानियां हो जाएंगी। तो जॉर्ज साहब डरने वाले लोग में से नहीं थे, जान दे देते। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि जॉर्ज साहब डर के कोई फैसला लेंगे, ये चीज उनमें नहीं था। इंदिरा जॉर्ज गांधी साहब के दोस्ती भी साथ, नहीं। हम्म। जी, इंदिरा जॉर्ज गांधी के साहब साथ दो। के सामने सामना हुआ हम्म। था कि नहीं इनका कभी? आ, वो तो जब तिहाड़ जेल में थे उस समय इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि कई बार वहां गई थी और वहां पूछ कर आती थी कि जॉर्ज जॉर्ज साहब के बारे में इंस्ट्रक्शन भी देती थी और जानकारी भी लेकर आती थी वहां। इमरजेंसी के दौरान की बात है। और ऐसे कुछ रोचक कहानियां भी चलती हैं जॉर्ज साहब के बारे में, इमरजेंसी में जो इन्हें गिरफ्तार किया गया था उसके बारे में, कैसे उन्हें गिरफ्तार कलकत्ते के पास से किया गया था। तो जॉर्ज साहब को मैं कहते हैं कि उन्हें, बल्कि वो खुद दिखलाते थे, अपने पीठ को दिखा के कहते थे कि मुझे टॉर्चर किया गया जब वो इमरजेंसी के दौरान जब इनको पकड़ा गया था, तब बतलाते थे कि उन्हें उन्हें टॉर्चर किया गया था। तो जॉर्ज साहब की तो जान पर बनी हुई थी, यदि उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात नहीं रहते तो शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था, एनकाउंटर भी हो सकता था। इंटरनेशनल बिरादरी में इनकी अच्छे रिलेशन रहे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, खास करके जो 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 समझिए कि यूरोपियन देश हैं, तो कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष लोग थे, वो लोग जॉर्ज साहब की काफी इज्जत करते थे और उनसे अच्छे ताल्लुकात थे इनके। और इतना बड़ा अच्छा। समाजवादी नेता है हिंदुस्तान में। हम्म, एक रक्षा मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल हाँ, कैसा रहा, संक्षेप में? रक्षा मंत्री के समय वो दो चीज था, एक तो रक्षा मंत्री भी थे और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के साथ साथ उसी समय एनडीए के संयोजक भी थे और कश्मीर मामलों के प्रभारी भी थे। तो रक्षा मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल निश्चित रूप से बढ़िया था। आपको याद होगा सियाचिन के ग्लेशियर में पहुंच गए थे। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो ठीक है पहुंच रहे हैं, लेकिन लगता है कि जैसे ये जॉर्ज साहब की देखा देखी फोटो खिंचाने जा रहे हैं। पहली बार जॉर्ज साहब वो रक्षा मंत्री थे, आपने देखा होगा कई तस्वीर, ये फौजी के ड्रेस में सियाचिन में पहुंचे हुए हैं। तो आप अटल समझ बिहारी सकते वाजपेयी हैं कि पीएम थे ना? हाँ, तो जॉर्ज साहब फोटो खिंचाने गए हो ये तो कोई नहीं मानेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, ठीक है, इनका भी जो भी मकसद हो, लेकिन देख कर तो लगता है कि ये फोटो खिंचाने, फोटो शूट में गए हैं। तो जॉर्ज साहब सियाचिन पहुंचे थे, वो याद करिएगा। तो और जॉर्ज साहब एक व्यक्ति थे जो बराबर कहते थे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, बराबर उनका मानना था। हमारी असली दुश्मन चाइना है, ये बराबर कहते थे जॉर्ज साहब, कि पाकिस्तान कोई विषय ही नहीं है हमारे लिए, हमारा असली दुश्मन चाइना है। और आज आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान का सिर्फ हवा क्रिएट किया जाता है भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए, लेकिन सही अर्थों में भारत का दुश्मन कोई है तो वो चीन है। और इस बात को जॉर्ज साहब ने कहने में कभी गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत को यदि किसी से लड़ाई लड़नी है या किसी से सावधान रहना है तो चीन से सावधान रहना है। उन्होंने बराबर कहा कि पाकिस्तान तो कोई मुद्दा ही नहीं है भारत के लिए। ये रक्षा जी। मंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल था। हाँ, एक जो कॉफिन का एक आया था उस समय, स्कैम की बात सामने आई थी, जॉर्ज साहब का नाम लेके उसमें डाला गया था, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता था, हालांकि साबित उसमें कुछ हुआ नहीं था।
चूंकि बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा के विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, तो जॉर्ज साहब के ऊपर भी आरोप लगा था कि आप उसमें कॉफिन घोटाला का एक आरोप लगा था, लेकिन उसमें फिर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन एक घोटाले का आरोप लगा था उन पर। जी। आखिरी सवाल, जी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसा कद्दावर नेता, सादगी से जीवन जीने वाला, विद्रोही तेवर ये का बात ऐसा बिल्कुल सही है। नेता, बिंदास पढ़ने वाला, मतलब इस तरह के का नेता आज की राजनीति में कहीं दिखता है? किसी में इनकी छवि दिखती है थोड़ी सी भी? हाँ, मुझे पूरे भारत में ऐसा आज के टाइम जहां तक मेरी निगाह जा रही है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं। तो आज उनकी कमी खल रही है ऐसे नेताओं की। निश्चित रूप आज के तारीख में जो आज आप देखें जो जो कहीं देखिए, जो शासन चलता है तो शासन में लोग एक सत्तारूढ़ दल होता है, कोई तो होगा, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, कोई तो रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक मजबूत विपक्ष जो सच को सामने रख सके, बिना किसी लाई लपेट के और तथ्यों के साथ, बिना किसी भय के, ऐसी ऐसा ही व्यक्ति या ऐसा ही सिस्टम जो होता है, वो लोकतंत्र की रीढ़ होता है। और वो सत्ता पक्ष को भी दायरे में रखता है कि आप गलत नहीं हो जाएं। तो वो एक तरह से मॉनिटर का काम करता है। आज के तारीख में मुझे नहीं लगता कि देश में इस प्रकार की कोई शख्सियत या इस प्रकार की कोई पॉलिटिकल आउटफिट ऐसा, मुझे अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जी, अभी आप देखें ना, सब सब इस सहारे रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जो चीफ जस्टिस है वो सहारा बने। अभी तो कोर्ट से कितना सहारा लीजिएगा? जो काम राजनीतिक दलों का है, जो सामाजिक संगठनों का काम है, सब काम वो कोर्ट से ही आप खोज रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो कि हमारे जो पॉलिटिकल आउटफिट्स जितने भी हैं, जिनको विपक्ष या पक्ष जहां भी रहे, ये सब सहूलियत की राजनीति अब करने लगे हैं, फायदे की राजनीति करने लगे हैं। इस कारण से देश में ऐसी परिस्थिति बनी है जहां आप ठीक से देखेंगे तो कहीं कोई विपक्ष दिखाई नहीं देता। जी। जॉर्ज साहब की वहां बहुत-बहुत कमी झलकती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक़्त निकाला। मित्रों, आपको यह बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे, ऐसे ही मुद्दों के साथ, ऐसी शख्सियत पर चर्चा करेंगे। चुनाव से संबंधित और अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।